तो आज हम जो है दूसरे सेगमेंट को देखते हैं कि वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ही क्यों, प्रजातंत्र ही क्यों, दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं। तो डेमोक्रेसी के फेवर में क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी मेरिट्स हम पहले देखते हैं कि इसकी क्या क्या मेरिट्स हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो डेमोक्रेसी को बेहतरीन बनाती हैं, अच्छी बनाती हैं दूसरे जो रिजीम हैं उनके मुकाबले। तो पहली चीज़ है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे कि मैंने कल डेफिनेशन के बारे में ही बताया था कि इसमें जनता का पार्टिसिपेशन होता है, जो सिटीजन्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन होता है और वो जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो लोग जो है इसमें पूरी जनता वो भागीदार होती है, सभी लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी चीज़ कि कलेक्टिव पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग। कलेक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, मतलब अभी आपने देखा कि पार्टिसिपेशन है लोगों का सरकार को चुनने में इलेक्शंस के थ्रू, लेकिन कलेक्टिव पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग, तो लॉ मेकिंग में क्या होता है, चाहे हाउस इंडिया का हो, यूएसए का हो या किसी भी डेमोक्रेसी का हो, वहाँ पर जब भी लॉ मेकिंग होता है तो लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है, चाहे जैसे हम अपने वहाँ देखें तो हमारे वहाँ संसद है, ऐसे ही यूएसए में कांग्रेस है, रसिया में ड्यूमा है, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में पार्लियामेंट है, ब्रिटेन में, तो अलग अलग कंट्रीज़ में जो है इस तरीके की जो है लॉ मेकिंग जो बॉडी है वो काम करती है। और इससे क्या होता है कि वहाँ पर सभी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको जनता चुन करके भेजती है, वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ जा कर के अपने मत रखते हैं, अपनी जनता की तरफ से वो बातें रखते हैं कि इस लॉ से जो है हमारी जनता को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्या होगा। तो इस पे जो है पूरा डिबेट होता है, चर्चा होता है, और इस चर्चा के बाद ही वो कानून जो है, जो बिल गवर्नमेंट लाती है या एग्जीक्यूटिव लाती है, वो पास होता है। और उसके बाद जब पास होता है तो फिर वो इनैक्टमेंट होता है और उसको लॉ बनाया जाता है। इसके बाद से इक्वालिटी एट वेरियस ग्राउंड, कई ग्राउंड पे, मतलब चाहे वो इकोनॉमी की बात की जाए वहाँ पर कि भाई इकोनॉमी में सबका पार्टिसिपेशन है, ठीक है, सभी जो है चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे वो बहुत अमीर आदमी हो, सबका पार्टिसिपेशन है। ये बात दिगर है कि वहाँ पे इक्वालिटी अगर आप देखोगे तो मॉनेटरी वैल्यू के प्रोस्पेक्ट से जो है वो उतना नहीं रहेगा, लेकिन आप देखोगे वोटिंग के लिए या गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम अगर चलेगी, जैसे मान लीजिए कि मार्केट का जो इन्फ्लुएंस है उसमें लोगों का इस तरीके का प्रावधान होता है, लेकिन जहाँ पर गवर्नमेंट की वेलफेयर की स्कीम्स होंगी वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। और हाँ, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और ये डिस्क्रिमिनेशन वीकर सेक्शन को इक्वल बनाने के लिए किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक प्रयास होता है, एक एफर्ट होता है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट करती है। तो जो अलग अलग ग्राउंड है उन पे लोगों को इक्वल बनाने के लिए, जैसे बहुत सारी स्कीम्स चली हैं। यहाँ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर गरीबों के आगे बढ़ने के लिए, महिलाओं के बढ़ने के लिए, SC/STs के बढ़ने के लिए, ठीक है, वीकर सेक्शंस के लिए बढ़ने के लिए, तो ये सभी लोगों के जो है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो क्यों इम्प्रूवमेंट करा जाए, वो इसलिए किया जाए कि ये लोग जो है इक्वल हो पाएँ, ठीक है। तो इक्वालिटी को जो है ये इंश्योर करने के लिए एफर्ट करती है गवर्नमेंट, और ये डेमोक्रेसी ही करती है। इसके बाद से आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो ऐसी मतलब कौन कौन सी बातें हैं जो जिनका चर्चा किया जाता है कि ये जो है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, मतलब कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो डेमोक्रेसी को कमज़ोर बताते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबल कैसे है, जैसे इनस्टेबल ऐसे होगी गवर्नमेंट कि लोगों ने सत्ता चुन लिया, लेकिन अगर बहुमत नहीं रहा, किसी कारणवश जो सरकार को समर्थन देने वाले लोग हैं उन्होंने अपना मत, अपना जो पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट है उसको वापस ले लिया, तो क्या होगा कि इससे जो गवर्नमेंट है वो कमज़ोर हो जाएगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो ये जो है इनस्टेबिलिटी है, पहली चीज़। दूसरी क्या, नो स्कोप फॉर मोरालिटी, मतलब कि गवर्नमेंट जो स्कीम्स बनाती है, जो लॉ मेकिंग करती है, जो यहाँ पर देखा आपने कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग,
तो कलेक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लॉ मेकिंग में, और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे रह जाते हैं जिनको उन कानूनों का, उन लॉ का जो है फ़ायदा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया रहता उसके अंतर्गत, ठीक है, उसके अंडर वो लोग नहीं आ पाते हैं, और इसलिए जो है वो उन योजनाओं से महरूम रहते हैं, मतलब उनका जो है लाभ, उनको उनका बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि मॉरल ग्राउंड पे जाकर के हम उनकी जो है कोई मदद कर दें, ऐसा गवर्नमेंट नहीं करती है। तो ये भी एक जो है ड्रॉबैक है इसका, और ये जो आर्गुमेंट है वो इसके अगेंस्ट जाता है। तीसरी बात है कि डिलेज इन वर्क, चाहे लॉ मेकिंग हो या कोई और काम हो, तो इन सारे कामों में जब भी आप देखोगे कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगा, तो क्या है कि जब तक एक आम राय नहीं बनेगी किसी भी चीज़ पे, तब तक जो है वो काम नहीं हो पाएगा। और इस तरीके से सभी लोग हैं, कोई नहीं है, ठीक है, और राय बनाने में जो विचार विमर्श होता है, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो जाया होता है। तो टाइम वेस्टेज के कारण से ये जो है एक डिले भी पैदा करता है, कोई भी काम होता है उस काम के सिलसिले में। तो डिले इन वर्क। इसके बाद से है लीड्स टू बैड डिसीजंस, ये जो है बुरे डिसीजंस को भी लीड करता है। अब आप कहेंगे कि भाई हमने सारी चीज़ें अच्छे से करी, अच्छा कैंडिडेट चुना, सारी चीज़ें की। एक्चुअली होता क्या है कि डिसीजन मेकिंग, डिसीजन टेकिंग एक टेक्निकल काम होता है, और जो भी लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ये पॉलिटिशियंस जो है वो स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं, विशेषज्ञ नहीं होते हैं, ठीक है। और जब वो विशेषज्ञ नहीं होते हैं, इस वजह से उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो डिसीजन अपने आप में बेस्ट हो, ठीक है, वो काम चलाऊ हो सकता है या फिर बुरा भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो है ड्रॉबैक्स हैं, या इनको जो है आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं। तो ये जो है इसके पॉइंट्स हैं। इसके बाद से हमसे देखते हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए कौन कौन से आर्गुमेंट हैं, कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी पॉइंट जो है वो रखे गए हैं। तो आर्गुमेंट्स को हम देखते हैं। फर्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि हमने सरकार चुन दिया, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जिम्मेदार, हमने सरकार चुन दिया है, और चुनने के बाद से ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे लिए बेहतर करें, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो है वो अकाउंटेबल होती है। हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव के या हमारी जो गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उसमें वो अकाउंटेबल होते हैं अपने जो सिटीजन्स हैं उनके लिए। दूसरी चीज़ क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब भी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है, ढेर सारे लोग मिलकर के डिसीजन लेते हैं, या जनता जनार्दन के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे गए हैं उनके द्वारा मिलकर के डिसीजन लिया जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ पर क्वालिटी आती है, अच्छी क्वालिटी आती है। मतलब कि ज़्यादातर लोगों को जो है उन डिसीजन मेकिंग से फ़ायदा होता है। तो ये जो है इसकी एक बहुत ही अच्छी बात है कि उसमें भाई कई लोग मिल कर के कोई अगर डिसीजन मेक कर रहे हैं या कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग टेकिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके जो भी लूज पॉइंट्स होंगे, लूप होल्स होंगे, वह कोई ना कोई जो है पा जाएगा, उसको सर्च कर लेगा, फाइंड करेगा, और उसके बाद से क्या है कि उसको फिर जो है सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा। और इससे क्या होता है कि जो डिसीजन होता है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें डेमोक्रेसी में होती हैं। फिर इसके बाद से है मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि चूंकि यह जनता की सरकार है, जनता के द्वारा है, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लोगों का है, और इस वजह से क्या है कि इसमें आप देखोगे तो अलग अलग ग्राउंड से, अलग अलग क्लास से, अलग अलग जो है रीजन से, जोन से लोग आए हुए हैं, और ये लोग जो है मिल करके जो भी डिफरेंसेस होंगी या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जो भी विवाद हों या इस तरीके की चीज़ें हों, उनको वो सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि वो भी उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो वो एक जो है बीच का रास्ता जो है उसके लिए बेटर डिसीजन एक निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद से इन्हांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। तो ये सिटीजन्स के डिग्निटी को कैसे इन्हांस करता है? एक्चुअली इसमें हम देखते हैं
कि पार्टिसिपेशन होता है सिटीजन्स का ही, और जब लोगों का, जनता जनार्दन का पार्टिसिपेशन होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है लोगों की डिग्निटी को इन्हांस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों का ही जो है पार्टिसिपेशन है सरकार बनाने में, और जब सरकार बनाने में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोगों के साथ अगर बुरा बर्ताव गवर्नमेंट के लोग करेंगे या जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जो जनता जनार्दन है वो क्या करेगी, उनको चेंज कर देगी। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या है कि लोगों की जो डिग्निटी है उसको इन्हांस किया जाता है, इक्वालिटी की बात होती है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इसके बाद से लास्ट पॉइंट है इसमें, चांस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। तो इसके मिस्टेक्स जो है वो कैसे करेक्ट किए जाते हैं, इसमें हम देखते हैं कि क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जनता ने कोई गलती की कि भाई किसी गलत आदमी को चुन लिया, तो फिर जब अगले साल इलेक्शन होंगे, मतलब अगली बार, तो वहाँ पर जनता उनको सबक सिखाएगी और नेताजी को उनकी गद्दी से हटा देगी। ऐसा ही सरकार में भी है कि अगर सरकार में कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ ऐसा कर लिया गया, तो जब वो डिबेट किया जाएगा, चर्चा होगी सदन में, तो वहाँ पर जो है क्या होगा कि उनको दूर कर लिया जाएगा और फिर क्या होगा कि उससे जो मिस्टेक्स होंगी उन मिस्टेक्स को हम सही कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो है होता है, और इसके बाद से फिर हम आगे देख रहे हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी किस स्तर तक है और कहाँ तक है। डेमोक्रेसी जैसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी एट वेरियस ग्राउंड, मतलब हर जगह पे आप देखोगे कि परिवार में क्या है कि जो विभिन्न मेंबर्स हैं, तो उन मेंबर्स के बीच भी अगर सबको बोलने की आज़ादी है, सभी अपनी बात रख पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस परिवार में डेमोक्रेसी है। और नहीं, अगर किसी को जो है कुछ कहने का, अपने सुझाव देने का अधिकार ही नहीं, तो इस मीन्स कि उस फैमिली में डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वहाँ पर भी, तो जैसे आप बहुत सारे लोग लांछन लगाते हैं या आक्षेप लगाते हैं, अपनी बात रखते हैं कि कांग्रेस में जो है डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अध्यक्ष बनने का जो है योग्यता वही रखता है जो नेहरू गांधी परिवार से हो। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये अनडेमोक्रेटिक हैं। ऐसे ही बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इसमें जो डिसीजन अमित शाह लेते हैं वही मतलब सर्वोपरि है, जो वो चाहेंगे, अमित शाह चाहेंगे, मोदी जी वही चाहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें लगती हैं और कहीं ना कहीं ये अनडेमोक्रेटिक चीज़ें हैं। मतलब कि जो भी डिसीजन लिए जाए, चाहे वो कांग्रेस में हो, वो उसके सभी मेंबरान के थ्रू लिया जाए, जो भी डिसीजंस बीजेपी में लिए जाए वो इनके सारे मेंबरों के थ्रू लिया जाए। ऐसे ही दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो आपके बिजनेस के जो बोर्ड होते हैं या जो भी इस तरीके की चीज़ें, तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसमें सारे डायरेक्टरों का पार्टिसिपेशन होता है और उसमें भी जो है मेजॉरिटी से ही डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से शेयर मार्केट में आप देखो तो मतलब जो शेयर धारक हैं उनके जो चीज़ें होती है वो भी अपना जो है इसी तरीके से काम करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे मेजॉरिटी से काम होता है। जैसे इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी इंडिया में हम देखेंगे 3 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है उसका और 2 उसके जो है कलीग्स होते हैं। तो ये तीनों में ही अगर देखा जाए तो तीनों में से मेजॉरिटी से ही डिसीजन लिया जाता है। तो ऐसे आरबीआई में देखें तो वहाँ पर भी अब ऐसा हो गया है कि जब भी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो उसके लिए एक कमेटी गठित की गई है, उसमें 6 लोग हैं और उनके थ्रू जो है मेजॉरिटी से। तो अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग ग्राउंड्स पे हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी है और ये जो है डेमोक्रेसी का ब्रॉड मीनिंग है। मतलब कि जब भी कलेक्टिव डिसीजन आएगा तो वहाँ पर हमको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला है स्पेसिफिक पर्सन फॉर स्पेसिफिक वर्क। जैसे हमने अभी आरबीआई की बात की तो उसमें जो है अलग अलग लोग, मतलब सभी लोग कौन से सेक्टर से होंगे, वो सब जो है फिनांस के एक्सपर्ट होंगे और वो भी कैसे, जो ग्लोबल लेवल के एक्सपर्टीज़ हों, तो उनका जो है उसमें पार्टिसिपेशन होगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक पर्सन है और स्पेसिफिक काम के लिए, मतलब कुछ विशेषज्ञ लोगों को जो है विशेष कामों के लिए रखा जाता है। यहाँ पर केवल गवर्नमेंट या रिजिम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो है ओवरऑल सारे इंस्टीट्यूशन, सारे ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है
जैसे अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए या टेररिज्म के अगेंस्ट कोई भी स्टेप लिया जाए, या इस तरीके की जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर और जो भी चीज़ें हों, तो इन सब में हम देखेंगे कि क्या होता है कि सबका जो है कलेक्टिव उसमें एफर्ट होता है और सभी जो है कलेक्टिवली उसमें काम करते हैं। चाहे यूएसए की बात करें, चाहे फ्रांस की बात करें, चाहे इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, सारे देश मिलजुल करके उसमें काम करते हैं और तभी जो है चीज़ें आगे बढ़ पाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर मीनिंग है किसका, डेमोक्रेसी का। और इस तरीके से ब्रॉड लेवल पे डेमोक्रेसी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रही है। इसके बाद से मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस। तो मेजॉरिटी जो होती है वही डिसीजन लेती है डेमोक्रेसी में। अगर हम देश की बात करें तो मेजॉरिटी पार्टी का मतलब ये हो गया कि जैसे अभी चुनाव हुए 19 में, तो लगभग 40% के आसपास वोट बीजेपी ने गेन किए थे। और 40% का मतलब ये होता है कि 60% लोग जो है वो उसके अगेंस्ट हैं। लेकिन ये 60% केवल एक विचारधारा से नहीं है, ये जो है अलग अलग जो है इनका स्ट्रीम बटा हुआ है। तो यही है कि बाकी 60% एक साथ दिखे तो मतलब वो बड़ा दिख रहा है, लेकिन वो चूँकि बटा हुआ है, कई धड़ों में है, इसलिए 40% बड़ा धड़ा है। और इसीलिए इन 40% वाले लोगों की जो बात है, जो इनके जो विचार थे, ठीक है, मेमोरेंडम जो था उसका गवर्नमेंट का, तो इसके आधार पर लोग चुन करके अपनी सरकार को लाए और ये जो है इन 40% के बिहाफ पे लॉ मेकिंग करेंगे और ये जो है 100% जो लोग हैं पीपल ऑफ कंट्री उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मेजॉरिटी है डिसीजन टेकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये जो है इसी को अलाउ रहता है कि मतलब वही मेजॉरिटी ही डिसीजन लेगी और वो जो है ज़्यादातर लोगों के हित में होगा। तो ये जो अभी तक जो चीज़ें बताई गई, ये सभी जो है वो डेमोक्रेसी का ब्रॉड मीनिंग है। और यहीं पर ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म होता है। थैंक यू।